जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप कुछ नया सीख रहे होंगे और इस डेली करंट अफेयर से आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। अपकमिंग एग्जाम्स जैसे कि एनडीए, सीडीएस, एफकेट ये आ ही रहे हैं, कंटिन्यूस हैं, तो प्लीज बी हार्ड स्टडी। और स्टडी इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर आपको एम के पास पहुंचना है तो स्टडी करना पड़ेगा। डेली करंट अफेयर बाय रोहित सर, मैं आपके सामने हूं और आपको ऑफिसर बनना है तो कहीं ना कहीं हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आज का मोटिवेशन बहुत अच्छा लगा मुझे और बहुत एक सिंपल सा और सादी बात कहने की कोशिश करी है। बी लाइक अ सीड, ग्रो एवरी डे। मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है कि आपको एक सीड की तरह होना चाहिए जो कि रोज ग्रो करता है। जब आप एक पौधा लगाते हो तो उसको समय तो देते हो, उसको नरिश करने के लिए टाइम देते हो, फिर वो धीरे 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 ग्रो होता है। तो उसी तरीके से आपका एजुकेशन है। आपने एक किताब पढ़ी, उसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करी, धीरे धीरे उससे नॉलेज लिया और डेफिनेटली जब आप 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना पूरा कर लेते हो तो आप एहसास करते हो कि आपका जो लेवल है उस बुक के ऊपर वो काफी अच्छा है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। हर चीज में टाइम लगता है। अगर फास्ट फॉरवर्ड वे में जाओगे तो प्लीज शॉर्ट शॉर्ट जो रास्ते होते हैं वो आपको शॉर्ट ही रख देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? बी प्रिपेयर, बी अवेयरनेस, ऑल बाय थिंग। माय नेम इज रोहित रानवे, एक्सपीरियंस 6+ ईयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी में पढ़ा रहा हूँ और यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट ये सब एग्जाम मैंने खुद क्रैक किए हुए, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। और मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, ओपला डिफेंस। और जो भी डिफेंस की तैयारी कर रहा है उस तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। मेरा मानना है कि डिफेंस की तैयारी इतना इजी भी नहीं है तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। आप हमारे ऑफलाइन बैचेस में आइए, ऑफलाइन बैचेस में आइए जो कि निगड़ी में है, निगड़ी, पुणे। ठीक है, तो बेसिकली आप विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफिस में, ओम फिनिक्स लर्निंग एकेडमी ओपला, और वहां से आप लाभ ले सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये हमारा फाउंडेशन कोर्स है जिसमें हम करंट अफेयर तो बेसिकली आपके सामने रोज लाता ही हूं मैं। डाउट सॉल्विंग सेशन, एनडीए स्पेशल फोकस स्टडी, यूपीएससी में जो भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं डिफेंस के, बेसिकली एक एफकेट को छोड़ दिया जाए, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, ये एक अदर लेवल पे एग्जाम होता है। इसका लेवल थोड़ा सा लो ही रहता है, बट हाँ इसका जो एसएसबी है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सीडीएस, सीएपीएफ और एनडीए ये लेवल कहीं ना कहीं 90-100 का रेशो रखते हैं, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है ना, 90-100 का ही रेशो होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलो, पर्सनल मेंटरशिप मैं प्रोवाइड करूंगा, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाया करेगी, डेली 6 to 8 आवर स्टडी प्लान है और कंप्लीट एनसीईआरटी का फोकस है। तो प्लीज इसको स्कैन कीजिए और मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, नहीं तो आप ओपला डिफेंस टाइप कर सकते तो भी मैं आपको मिल जाऊंगा। आगे बढ़े, बहुत अच्छा न्यूज है, बहुत अच्छा लगा। एक फीमेल सीएसएफ की डायरेक्टर जनरल बनी है। ठीक है, पढ़ते हैं इनके बारे में आज। नीना सिंह एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सीएसएफ। सीएसएफ का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल, यहां लिखता हूं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, सीएसएफ का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, मेकिंग हर द फर्स्ट वुमेन टू हेड दिस इलाइट फोर्स। ये इलाइट फोर्स क्यों है? क्योंकि इसमें एक फोर्स का नाम है निंजा फोर्स, निंजा। ठीक है, तो बेसिकली इलाइट फोर्स है ये, इसकी खुद की स्पेशल फोर्स है। अपार्ट फ्रॉम हियर द सेंटर ऑल्सो अपॉइंटेड द आईटीबीपी चीफ एज अनीश दयाल सिंह। आईटीबीपी, आईटीबी का फुल फॉर्म देख लीजिए, आईटीबीपी का इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस
फोर्स, ठीक है। चीफ अनीश दयाल, किसको नियुक्त किया गया है? अनीश दयाल एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ को, सीआरपीएफ में भी इन्हीं को पदभार दिया गया। नैना सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज डीजी ऑफ सीआईएसएफ, इज अ 1998 बैच। कौन से बैच से है ये? 1998 बैच, आईपीएस ऑफिसर है, ठीक है। और ये कौन से कैडर से थी? राजस्थान कैडर से। इज अ करंटली वर्किंग इन द एज अ स्पेशल डीजी एज अ सीआईएसएफ। तो बेसिकली जब आप यूपीएससी सिविल सर्विस सीएससी निकाल लेते हो तो आपको आईपीएस कैडर मिलेगा, और वो कैडर क्या हो, मतलब और जैसे कैडर जैसे राजस्थान, यूपी, बिहार कैडर मिल सकता है। तो आप आईएएस जब आपकी 30 इयर्स प्लस सर्विस हो जाती है तो यू बिकम अ क्या बन सकते हो? डीजी, डायरेक्टर जनरल। शी ऑल्सो वर्क एज अ ज्वाइंट डायरेक्टर इन द सीबीआई, इनने सीबीआई में भी वर्क किया 2013 से लेके 18 तक। एंड सर्वाइव मेनी हाई प्रोफाइल हैविंग अ नेशन इंटरनेशनल रेमिफिकेशन, मतलब बहुत हाई लेवल पे इनका प्रोफाइल रहा है और बहुत अच्छे लेवल पे इनका प्रमोशन हुआ है, ठीक है। चलो आगे देखिए, ये है नैना सिंह जी और ये है एडी दयाल सिंह जी। हाँ, अनीश दयाल सिंह जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अनीश दयाल सिंह 1988 बैच के हैं, मणिपुर कैडर से हैं। ये कौन से कैडर से है? मणिपुर कैडर से है। ये भी आईपीएस ऑफिसर है। होल्ड द एडिशनल चार्ज ऑफ द सीआरपीएफ, ये आईटीबीपी के है पर उनको एडिशनल चार्ज दिया हुआ है सीआरपीएफ का। और इंक्रीमेंट एसएल थॉमस एज अ नवंबर 30। बिफोर ज्वाइनिंग द आईटीबीपी सिंह वर्कड विद द इंटेलिजेंस ब्यूरो, मतलब ये कहाँ काम कर रहे थे? आईबी में, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में वर्क करते। तो देख लीजिए सीएसएफ का यूनिफॉर्म और एक आईपीएस कैडर का यूनिफॉर्म, ठीक है। तो आई होप तो आपको चीजें समझ में आई होगी, क्लियर होगा। इस पे बहुत बड़ा डिबेट भी चल रहा है कि पारामिलिट्री फोर्स, ये सब जो फोर्सेस आती है, देखिए एमएचए के अंदर सीएपीएफ आती है, ठीक है। एमएचए के अंदर क्या आती है? सीएपीएफ आती है। तो सीएपीएफ जो है सबसे पहले सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है और एसएसबी है, ठीक है। ये जो फोर्सेस हैं ये डायरेक्टली रिक्रूटमेंट होते हैं एज अ ऑफिसर, इनके अंदर डायरेक्टली रिक्रूटमेंट होता है एज अ ऑफिसर, एसी, असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है। देखो डिबेट सुनो क्या चल रहा है, आप भी थोड़ा सोचने की कोशिश करना। यूपीएससी सेम तर्ज पे एग्जाम कंडक्ट करती है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। तो आप जब असिस्टेंट कमांडेंट बन जाते हो तो आप डीजी, मतलब डीजी तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, जबकि इनके खुद के कैडर है ये, ठीक है ना, ये खुद के कैडर है। वो कैडर को प्रमोशन तो नहीं मिल रहा है, उन लोग को 6 साल में एसी से डीसी बन जाना चाहिए, है कि नहीं, डेप्यूटी कमांडेंट बन जाना चाहिए, पर वो बन नहीं पाते। और इनका 20 साल के अंदर, किसी व्यक्ति की सर्विस 20 साल हो जाए तो वो क्या बनता है? डीआईजी, ठीक है। 20 साल की सर्विस के बाद क्या बन जाता है? डीआईजी। तो बेसिकली इतना स्लो प्रमोशन इन जो कैडर ऑफिसर का है उनका रहता है, और आईपीएस ऑफिसर को क्या बनाया गया है? हेड बनाया गया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, गवर्नमेंट कौन सी नींद में होती है, क्या होती है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। इनके खुद के ऑफिसर है ना, उनको तो प्रमोशन दे दो भाई, वो भी तो इतना संघर्ष करके इतने। और एक चीज और समझना, ये जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं, समझना थोड़ी सी बात, ये जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं बेसिकली जो होते हैं ये पुलिस सर्विस में, आईपीएस ऑफिसर बेसिकली पुलिस सर्विस से बिलोंग करते हैं। और वो क्या है? पैरामिलिट्री फोर्स। भाई रिग्रेस ट्रेनिंग होती है 1.5 साल की, बीएसएफ में कभी ट्रेनिंग करना, आईटीबीपी में ट्रेनिंग करना, सीआरपीएफ में ट्रेनिंग, भाई 1.5 साल की रिग्रेस ट्रेनिंग होती है आर्मी जैसे। और ये लोग डायरेक्टली यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, किधर? आपके सीएपीएफ में। तो गवर्नमेंट को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, और मेरा मानना है जल्द से जल्द कुछ और भी चीज होगी। भाई जो उनके खुद के कैडर ऑफिसर है, जिनको एसी बोला जाता है, असिस्टेंट कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट से क्या बनेंगे? डेप्यूटी कमांडेंट, फिर बनेंगे 2IC, सेकेंड कमांडेंट बोलते हैं, उसके बाद क्या बनते हैं? डीआईजी, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, फिर क्या बनेंगे? आईजी,
उसके क्या बनते हैं? आईजी, आईजी के बाद एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, और फिर बनते डीजी। तो भाई जो व्यक्ति अगर 20 साल में, या मैं मान के चलता हूं कि वो 22 साल में भी अगर बेसिकली वो क्या कर रहा है, उसने ज्वाइन कर लिया सीएपीएफ को और वो असिस्टेंट कमांडेंट बन गया है, तो मुझे लगता है एट द एज ऑफ 50 या 52 में उसको क्या होना चाहिए था? एडीजी तक तो पहुंच जाना चाहिए था, ठीक है ना। तो जो लास्ट उसकी सर्विस बचेगी डीजी तक, कम से कम उसको 2-3 साल का समय तो मिलेगा ना एज ए डीजी। और वो अच्छे से जानते हैं, वो अच्छे से बॉर्डर मैनेजमेंट को जानते हैं, क्योंकि वो खुद के कैडर है। अभी पुलिस के बारे में ये लोग अच्छे से जानते हैं कि पुलिस कैसी है, क्या है, क्या है। अरे भाई, पर सीएपीएफ को अपनी बटालियन, अपनी यूनिट, अपने जवान के बारे में पता होता है, किस किस लेवल पे वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको सब चीजें पता होती है। तो क्यों इन्हें एसी को प्रमोशन नहीं मिलता है? एसी को प्रमोशन मिलना चाहिए ना। ये लोग बेचारे एसी बन के जाते हैं, यूपीएससी का एग्जाम इतना डिफिकल्ट उसको दे के जाते हैं, और इनको प्रमोशन क्या, धीरे धीरे। सीआरपीएफ में तो 12-12 साल लग जाते हैं एसी से डीसी बनने में, बताइए। और इनका डायरेक्ट कूद के डायरेक्ट डायरेक्टर जनरल बना देते हो। अरे भाई, स्टेट में जॉब्स है, उनमें दो ना इनको, ठीक है। तो आई होप तो आपको समझ में आ गया होगा फंडा क्या चल रहा है। नेक्स्ट, भारत इलेक्ट्रॉनिक शेयर रॉकेट टू ऑल टाइम हाई ऑन द रीसेंट ऑर्डर, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक अनाउंस द साइन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ 455,000 करोड़ रुपीस। कितना साइन किया है? 445 करोड़ विद द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो पूछा जाएगा कि किसके साथ साइन किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट इट विल प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट ऑफ द आर्ट हार्डवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो 112 नंबर पे कॉल किया जा सकता है, ठीक है। कौन कौन सी सुविधा मुहैया कराई जाएगी? हार्डवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर और साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन। लास्ट वीक इट रिसीव द ऑर्डर वर्थ 2673 करोड़ कलेक्टरी फ्रॉम द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से इनको ऑर्डर मिला था भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को, कितना? 2673 करोड़ का। एंड 1700 करोड़ एट द गार्डन रिच शिप बिल्डर इंजीनियर, और 972 करोड़ तक का इनको क्या हुआ है? बेसिकली एलोकेशन मिला। द एसटीएल सप्लाई ऑफ 14 टाइप्स ऑफ द सेंसर फॉर यूज नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, ठीक है। और इनके चेयरमैन कौन है? भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी, ऑपरेटिंग चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसके? भारत इलेक्ट्रॉन लिमिटेड के, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में मिल जाएगा, ठीक है। आई होप सो चीजें समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। धैर्य से पढ़ते रहो, समझ में एक एक चीज आ जाएगी। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024, इंडिया के स्किल की बात चल रही है, तो इंडिया बहुत ज्यादा स्किल में है। द फाइंडिंग ऑफ दिस रिपोर्ट आर रिजल्ट इवेल्युएशन ऑफ 3.88 लाख कैंडिडेट्स हु आर टेकिंग द विल बॉक्स नेशनल एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। एक टेस्ट है जिसका नाम क्या है? विल बॉक्स नेशनल एम्प्लॉयमेंट टेस्ट अक्रॉस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इन द इंडिया, हर अकेडमी में होगा। एज अगस्त 2023 देयर वर 4.6 lakh AI professional post to meet to increase the demand, expect reach 1 million in 2026। मतलब 4.16 लाख लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोफेशनली सीख चुके हैं और उनको जॉब मिलने की संभावना है। और ये 1 मिलियन मतलब 10 लाख तक पहुंच जाएगी, 10 लाख तक पहुंच जाएगी। कब? 2026 तक, ठीक है। इंडिया हैज अ 60 to 73% डिमांड इन सप्लाई गैप इन द की रोल एज एमएल इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट, डेवलप्स इंजीनियर एंड डाटा आर्किटेक्चर। बात सही है, इंडिया के पास ज्यादा स्किल नहीं है, पर वो स्किल ले सकता है। हम आशा करते हैं 2026 तक वो स्किल ले लेगा। 60-73 डिमांड सप्लाई गैप है, मतलब जितना डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है। द ओवरऑल यंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया शो इम्प्रूवमेंट रीचिंग 51.25%। स्टेट लाइक हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो धीरे धीरे क्या है? बढ़ रहा है। कौन कौन से स्टेट में? हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। केरला और तेलंगाना डिमॉन्स्ट्रेट अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाईली एम्प्लॉयबल यूथ। बेसिकली केरला और तेलंगाना के जो यूथ है उनको ज्यादा डिमांड मिल रहा है और ज्यादा एम्प्लॉय मिल रहा है, हम यही डाटा में दिया हुआ है, ठीक है। चलो
डिफरेंट एज ग्रुप्स के बारे में देख लेते। डिफरेंट एज ग्रुप डिस्प्ले वेरिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स ऑफ 22 टू 25 ईयर रेंज। मतलब 22 से 25 साल के लोगों को जो रोजगार है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, द हाई टैलेंट कॉन्सेंट्रेशन। 22 से लेके 25 साल की उम्र के बीच में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में काफी अच्छा टैलेंट है, हम आशा करते हैं। तेलंगाना हैज द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ employable talent एज ऑफ 18 टू 21 85.45% फाउंड, और केरला में कितना है 74.93%। ठीक है, तो बेसिकली 18 से लेके 21 साल के बीच में एम्प्लॉयबल टैलेंट मतलब समझ होशियार, ठीक है, तो कितने परसेंट लोग मिल जाएंगे 85.45% मिल जाएंगे। ठीक है, तेलंगाना के अंदर, केरला के अंदर 74.93% मिल जाएंगे। गुजरात हैज द हाईएस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयबल रिसोर्सेज, मतलब गुजरात ज्यादा एम्प्लॉय क्रिएट करने में फोकस कर रहा है। 26 से 29 साल के उसमें 78.25% एज ग्रुप इज एम्प्लॉयबल। ठीक है, कितने परसेंट लोग एम्प्लॉयबल है 78.24% एम्प्लॉयबल है। अमॉन्ग टॉप सिटीज एम्प्लॉयबल टैलेंट इन द एज ग्रुप ऑफ 18 टू 21 इज पुणे। पुणे में बहुत बड़ा टैलेंट है। 80.82% इज कैंडिडेट फाउंड द हाईली एम्प्लॉयबल, फॉलो बाय बेंगलुरु। पुणे के बाद सबका जो मनपसंद एरिया है वो बेंगलुरु है। ठीक है, और उसके बाद त्रिवेंद्रम केरला। केरला इज द मोस्ट प्रेफर्ड स्टेट टू वर्क बोथ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयड टैलेंट, विथ कोची बीइंग द मोस्ट प्रेफर्ड एरिया वर्क फ्रॉम फीमेल। मतलब कोचीन में फीमेल सिक्योरिटी भी ऐसा लग रहा है ज्यादा है, और फीमेल टैलेंट भी बहुत ज्यादा है आफ्टर द केरला। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डाटा था, इसको एनालाइज करना है, यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। आईजीओटी प्लेटफॉर्म फॉर स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने एक आईजीओटी प्लेटफॉर्म खोला है। कर्मयोगी भारत इज एसोसिएटेड विद नीति आयोग। कर्मयोगी भारत बनेगा, कर्म एकदम कर्म करना है हमको निष्ठा के साथ। 6 तरीके के समर्थ करंट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन द आईजीओटी कर्मयोगी। ठीक है, ये ऐप है आईजीओटी कर्मयोगी, किसने लॉन्च किया है, नीति आयोग ने। प्लेटफॉर्म फॉर स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल, द प्रोग्राम आर समर्थ ब्लॉक्स, समर्थ जिला, समर्थ राज्य, समर्थ राज्य सचिव, समर्थ पॉलिसी और समर्थ। ठीक है, सब समर्थ ही समर्थ। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा समर्थ करना क्या है इनको। ठीक है, तो समर्थ क्या बनाना है, हमको जिला बनाना है, समर्थ ब्लॉक बनाना है, समर्थ राज्य सचिव बनाना है, और समर्थ पॉलिसी बनाना है। समर्थ मतलब कैपेबल, समर्थ मतलब कैपेबल। ठीक है, यहां विजिट कर सकते हो, लिंक भी दे दिया, डायरेक्ट टाइप करना पता चल जाएगा। और आई गॉट कर्मयोगी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टू गाइड गवर्नमेंट ऑफिशियल इन देयर कैपेसिटी बिल्डिंग जर्नी। अच्छा, अब पता चला मुझे तो कि ये आई गॉट कर्मयोगी एक ऐसा वेबसाइट है जहां जो गवर्नमेंट जॉब में है वो अपनी कैपेबिलिटी बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से समाज में और ज्यादा सुधार वो कर सकते हैं अपने टैलेंट को लेकर। तो क्या है ये, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। द पोर्टल कंबाइंस 6 फंक्शन हब्स फॉर ऑनलाइन लर्निंग, कॉम्पिटेंसी मैनेजमेंट, करियर मैनेजमेंट, डिस्कशन, इवेंट्स, नेटवर्क्स, ये सब आपको वहां सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक ऑफिसर को या एक सबऑर्डिनेट्स को ये सब चीजें आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट जॉब में। कॉम्पिटेंसी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का काम तो आना चाहिए। करियर मैनेजमेंट, ठीक है, उसके बाद डिस्कशन, इवेंट्स और नेटवर्किंग, मतलब कैसे हमको लोगों से जुड़ना है। 28 lakh plus learners from the across the government spectrum are currently registered on the iGOT, having the 840 courses। 840 प्लस कोर्स है, जिसमें 28 लाख प्लस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने रजिस्टर किया हुआ है और कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, आई होप सो समझ में आया आपको। ये रहा आपका कर्मयोगी, कर्मयोगी बन जाओ। देश अगर कर्मयोगी बन गया तो उससे बड़ी बात ही क्या है। ब्लॉक्स, राज्य, राज्य सचिव, जिला, पॉलिसी और प्रोक्योरमेंट। ठीक है, नीति आयोग द्वारा, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ, 2 मिनट मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लगी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
टर्माइल समथिंग कुछ ऐसा ही है। तो आप मुझे पता है तो कमेंट में टाइप करना, ठीक है। नीति आयोग का फुल फॉर्म, नीति आयोग का फुल फॉर्म आप क्या करोगे, कमेंट में पिन करोगे। मैं थोड़ा मिसकरेज कर रहा हूँ, भूल रहा हूँ, तो प्लीज आप क्या करोगे, नीति आयोग का फुल फॉर्म। नेशनल इंस्टीट्यूट, हाँ नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल ऑफ, हाँ आ गया यार, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, चलो आगे देखें। तो अब कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं, आपको क्या करना है, पॉज करना है और उसके साथ आपको क्या करना है, पॉज के साथ आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसका जवाब देना है, ठीक है। पॉज करके फिर जवाब दो, फिर सुनना, मैं कंटिन्यू वे में चलूंगा, आप पॉज कर ले। मनीष नरवाना प्ले विच गेम, मनीष नरवाना कौन सा गेम खेलते हैं, ठीक है, पॉज कर लेना। ये खेलते पैरा पिस्टल शूटिंग, ठीक है। पैरा पिस्टल शूटिंग मतलब मनीष नरवाना क्या है, पैरा एथलेटिक्स, ठीक है। पैरा एथलेटिक्स मतलब जिनको कुछ डिसेबिलिटीज होती है, जैसे हाथ की, पैर की, या कोई डिसीज ऐसी हो जो कि वो सक्षम नहीं है, तो वो पैरा बेसिस पर, इनमें एक हिम्मत होती है, करेज, इनको खड़े होने की हिम्मत है। ये कितने भी मायूस क्यों ना हो, इनको लाचार क्यों नाम बोल दिया जाए, पर यही देश को आगे बढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं। चलो आगे बढ़े। मनीष नरवाना कौन सा गेम खेलते, पैरा पिस्टल शूटिंग, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हेन इज द नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट इन इंडिया, नेशनल कंज्यूमर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो प्लीज पॉज करें और इसका आंसर दे। 24 दिसंबर, 26 दिसंबर, 28 दिसंबर, 21 दिसंबर, आंसर इसका है 24 दिसंबर, ठीक है। तो आई होप तो आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, ये थोड़ा सा लेवल अप है बायोलॉजी का, पर ये एनडीए का पीवाईक्यू है, ये यूपीएससी, एनडीए और सीडीएस में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है ये। स्लीपिंग सिकनेस इज अ पैरासिटिक डिसीज ऑफ द ह्यूमन एंड अदर एनिमल, इट इज कॉज्ड बाय, किससे होता है, हिस्टोमोनियस, ट्राइपनोसीमिया, एंगोमोनिया और नेगेलिरिया, ठीक है। तो आपने नाम भी नहीं सुना होगा, ट्राइपेनोसोमिया, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है, एक पैरासाइटिक डिसीज है और उसका नाम क्या है, ट्राइपेनोसोमिया, ठीक है। चलो आगे बढ़े। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इन्फोर्स द लॉ ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, कौन सी ऐसी एजेंसी है जो फूड सिक्योरिटी करती है इंडिया के अंदर, एफएडीए, डब्ल्यूएचओ, एफए, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ये, एफएसएसआई फूड एंड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और फूड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, फूड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, फसाई, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, फसाई। चलो नेक्स्ट देखिए। डेंगू वायरस अटैक दिस ब्लड सेल्स, डेंगू वायरस किसको अटैक करता है, डेंगू वायरस किसको अटैक करता है, डेंगू वायरस अटैक करता है मोनोसाइटिक्स को, प्लेटलेट्स मत लिख के आ जाना, ठीक है, मोनोसाइटिक्स, तो प्लेटलेट्स तो कम हो जाती है, ठीक है। आई होप सो यहां तक चीजें क्लियर होगी। हाँ, शुगर केन के अंदर जो मिठास होती है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शुगर केन के अंदर जो मिठास होती है, शुगर केन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप इन इंडिया, इट इज अ ग्रोन टू ऑब्टेन, शुगर केन से कौन सी शक्कर मिलती है और वो नेचुरल शुगर है, तो उसका नाम क्या है, सुक्रोज, ठीक है। तो आई होप सो आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और आपको क्या करना है, लाइक और शेयर करना है अपने चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा फैमिली को बड़ा करना है। ओम फिनिक्स लर्निंग एकेडमी में आ जाइए, एनडीए का बैच स्टार्ट हो चुका है, और कोई भी डिफेंस एस्पिरेंट अगर मुझसे पर्सनली मिलना चाहता है तो लोकमान्य तिलक हॉस्पिटल निगड़ी पुणे आ सकता है, कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ दिया हुआ है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और शेयर आपको करना है। आपका प्यार इसी तरीके से बने रहे तो मैं और कंटेंट वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा। जय हिंद।